हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी एंड प्रकाशिकी यंत्र का पार्ट सेकेंड, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, और उससे संबंधित कुछ हम पद की गणना यहाँ पर करेंगे। उसके लिए व्यंजक निकालेंगे, जैसे पार्शिक विस्थापन और ठीक है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होने वाला शिफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखे बच्चों यहाँ पर ठीक है प्रकाश का अपवर्तन है कांच के आयताकार गुटके से। ओके, तो यहाँ है ना हम उसका किरण आरेख दिखा रहे हैं। जो किरण आरेख हो जाएगा पी, यहाँ पी क्यू आर एस हमने किसको दर्शा दिया है, ठीक है, ये कांच का गुटका। ओके, ये आयताकार गुटका जो दिखना है, ठीक है, ये इसे हम ग्लास स्लेब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्लास स्लेब, जहाँ कांच के पदार्थ का कांच का अपवर्तनांक हो गया म्यू। ओके, और ठीक है कांच की ग्लास स्लेब की जो मोटाई है ना, गुटके की जो मोटाई है उसे हमने टी से दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके सामने कोई पॉइंट ए से है ना प्रकाश किरण चलकर आपतित होती है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ हमने पहले उस पर नॉर्मल बना दिया, तो ठीक है अभिलंब खींच दिया है। तो ये अभिलंब एन ठीक है को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया है, बिंदु एम तक, जो आयताकार गुटके के दूसरे पृष्ठ को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो यहाँ मान लिया कि किसी बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरण आपतित होती है, और ठीक है प्रकाश किरण पहले है ना कैसे जा रही है, वायु से चलकर कांच में, ओके, फिर कांच से चलकर कहाँ पर आ रही है, वायु में आ रही है। ओके, तो इस प्रकार से प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में जाएगी, तो हमें अपवर्तन के नियम मालूम है। प्रकाश किरण अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये हमारी BC ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ओके, फिर नेक्स्ट, अब प्रकाश किरण कांच से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो कांच से वायु में जाने पर फिर से अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब हमने दूसरा दर्शा दिया है एम डैश एम डैश। तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे निर्गत किरण। ओके, ये हमारी हो गई निर्गत किरण। ठीक, ओके, फिर कुछ कोण के मान देख ले, तो ये हमारा अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण हो गया, जिसका नाम हमने दिया NBA से। ठीक है, फिर ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये हमारा हो गया R। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक, अब ये वाला पहले पृष्ठ पर जो अपवर्तन कोण है, ओके, वो दूसरे पृष्ठ पर किसका कार्य करेगा, जो आपतन कोण का, मतलब यहाँ आपतन कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों ऐसा है ना, उसे ऐसे समझे, यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये दो अभिलंब है N और M। ठीक है, इसे यहाँ बता दे। फिर दूसरा अभिलंब हमारा N डैश M डैश, ये वाला है ना। तो ये दोनों पृष्ठ पर क्या है, ये अभिलंब है, तो ये परस्पर कैसे होगी, समांतर होगी। तो ये जो रेखा है ये वाला, ये कोण क्या बन रहा है, R, तो ये भी क्या होगा, R होगा। कौन सा कोण होगा, ये संगत एकांतर अंतर कोण है ना। तो एकांतर अंतर कोण के आधार पर ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले पृष्ठ पर जो अपवर्तन कोण है वो दूसरे पृष्ठ पर कौन सा कोण बन जाएगा, आपतन कोण। अब प्रकाश किरण यहाँ से निर्गत हुई है ना, बाहर निकली है। ठीक है, तो बाहर निकली है तो वो अभिलंब से कोण बनाते हुए निकलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण है ना। ये दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन कोण होगा, लेकिन हम इसे यहाँ पर निर्गत कोण बोलकर चढ़े हुए है ना। तो ये जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, निर्गत किरण जो है अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे हम क्या बोलकर चल रहे हैं, निर्गत कोण कहकर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब है तो एक्चुअल में अपवर्तन कोण ही, लेकिन हम उसे निर्गत कोण कह रहे हैं यहाँ पर। और इसका जो मान है निर्गत कोण का मान, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, आपतन कोण के मान के बराबर। ओके, क्यों ऐसे, इसको भी हम समझेंगे अभी है ना। अब यहाँ पर देखें तो हमें जो ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब ये सारे कारण हम देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हमने क्या कहा यहाँ पर कि पहले
ये देखिए जो हमारी आपतित किरण है, प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पर आपतित हुई, अपवर्तन हुआ, फिर दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ और वो वापस कहाँ पर निकल गई, वायु में बाहर निकल गई। तो इस स्थिति में जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण, ठीक है, और ये आपतित किरण, ये वाली जो हमने ये डॉटेड जो दर्शाया, तो ये आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा है। तो आपतित किरण बिल्कुल कैसे होंगे, समांतर होंगे। निर्गत किरण समांतर होगी किसके, आपतित किरण के। ओके, तो क्यों समांतर होगी इसको हम समझेंगे। अब देखना, हमने दो बातें कही यहाँ पर कि यहाँ ये जो हमारा निर्गत कोण है बराबर होगा किसके, आपतन कोण के, और दूसरा कि हमारी ये जो निर्गत किरण है ये आपतित किरण से कैसी निकलेगी, समांतर होगी, समांतर निर्गत होगी। ठीक है, अब इसे हम ऐसे समझे कि क्यों हमने ऐसा कहा, है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमने पढ़ा है किसका सिद्धांत, प्रकाश का, ठीक है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश का जो मार्ग है वो, है ना, कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है प्रकाश किरण का। ठीक है, अर्थ ये है कि प्रकाश किरण मान लो जैसे वायु से कहां पर जा रही है, कांच में, और वायु से कांच में जाने पर प्रकाश किरण ने इस मार्ग का अनुसरण किया ऐसे, ओके, इस तरह से, है ना। तो अब अगर हम उसे कहां पर, उसे हम कहां भेजेंगे, कांच से वायु में, मतलब पहले प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही थी तो इस मार्ग का अनुसरण करते जा रही थी, अब उसे कांच से वायु में भेजेगी तो ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस जाएगी। ठीक है, तो अब देखना यहाँ, जैसे मान लो जो कि वायु में प्रकाश किरण ने कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित हुई, और कांच में कितने अंश का कोण बनाते हुए आप निर्गत हुई है, 20 का, है ना। ये मान तो हम सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि वास्तव में प्रैक्टिकली आपतन कोण 30 पर निर्गत अपवर्तन कोण 20 आएगा, इसी मान समझने के लिए, है ना। तो वायु में आपतन कोण 30, कांच में कितना, 20। अगर उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो है, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमें क्या बोलता है कि अगर हम प्रकाश किरण को वापस, है ना, प्रकाश किरण को हम कहां से, कांच से वापस कहां भेजे, वायु में। तो कांच से अगर हम वायु में भेजते हैं कितना कोण बनाते हुए, 20 अंश का, तो फिर जब वो वायु में निकलेगी तो कितने अंश का कोण बनाते जाएगी, वापस 30 अंश का, क्योंकि उसका मार्ग कैसा होता है, ठीक है, उसका मार्ग उत्क्रमणीय होता है। अब इसी के आधार पर, है ना, हमने क्या कहा है यहाँ कि ये वाले जो दो कोण है, ठीक है, ये कोण, ये वाले दो कोण बराबर हो गए, मतलब ये आपतन कोण, ठीक है, और ये निर्गत कोण, ये क्यों बराबर हो गए, है ना। इसका कारण क्या होगा, तो कारण भी समझ ले। जैसे प्रकाश किरण ये हमारा क्या है, कांच का गुच्छा, है ना, यहाँ से वायु से चल रही है, वायु से कहां पर आई है, कांच में, तो वायु से कांच में आई तो कितना कोण बनाई, एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे हमने चित्र में आ रहा हो, ये मान लो कि आपतन कोण कितना है इधर, 30, वायु से वायु से चल रही है, कांच में आ रही, आपतन कोण 30 है, तो मान लो कि कांच में कितना अपवर्तन कोण कितना हो गया उसका, 20। अब हमने क्या समझा था कि यही अपवर्तन कोण, है ना, कांच के अगले पृष्ठ पर किसका काम करेगा, आपतन कोण का। मतलब फिर से समझे, कांच में प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण कांच से निकलकर कहां जा रही है, वायु में, ध्यान दें, कहां से, कांच से निकलकर कहां जा रही है, वायु में। तो कांच में कितने कोण पर आपतित हो रही, 20, तो फिर वायु में कितना कोण बनाएगी, 30। ये वाली स्थिति है ना, कि वायु में 30 अंश का आपतित बनाते आपतित हो रही है, तो कांच में 20 पे निर्गत होगी। अब कांच में 20 पे भेजा तो वायु में कितने का कोण बनाते हुए निर्गत होगी, 30 का। तो यहाँ वही स्थिति, जो वायु में 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित हुई है, कांच में कितने का बना रही है, 20 का। फिर कांच में 20 पर आपतित हुई है तो वायु में कितना बना के निर्गत होगी, 20 का। तो ये हुई उस बात की व्याख्या जो हमने यहाँ कहा कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, निर्गत कोण के, है ना। मतलब जो हम टर्म यूज कर रहे हैं उसको हम समझते भी जा रहे हैं यहाँ पर। तो पहली बात तो हम यहाँ समझ चुके कि आपतन कोण, है ना, मतलब अभी हमेशा याद रखें जो कि प्रकाश किरण का
अपवर्तन अगर एक से ज्यादा पृष्ठों से होता है तो और प्रकाश किरण अंत में अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाती है, कितने भी पृष्ठ हो, कितने भी माध्यम हो, तो आपतन कोण और ये निर्गत कोण अगर पहला और अंतिम माध्यम समान हो, है ना, पहला और अंतिम माध्यम समान हो तो सदैव आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों समान रहेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट जो ठीक है, अगला पॉइंट हमने जो कहा, क्या कहा हमने कि जो आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा है, या आपतित किरण जो है और निर्गत किरण परस्पर कैसी होगी, समांतर होगी, है ना। अब उसको हम समझे, ठीक है, क्यों समांतर होगी। तो हमने कहा जो कि हम पहले ये यहां दर्शा देते, ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण, ओके, और फिर यहाँ पर अपवर्तित किरण, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। कितने का कोण बनाना है यहाँ पर, आर का, यहाँ पर ऐसे, ओके। तो हमने क्या कहा कि ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण परस्पर समांतर होंगे। क्यों होंगे, अब कारण समझो उसका, ठीक है, उसके समांतर होने का, ठीक है। तो दो प्रकाश किरणें या दो रेखाएं समांतर होती है, उसकी क्या पहचान है। जैसे हमने कहा कि ये दो रेखाएं समांतर है ना, इनकी क्या पहचान है समांतर होने की, मतलब ऐसे नहीं कि चित्र में हमको दिखाई दे रही है बिल्कुल समांतर है ऐसे, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कैसी रहे, समान रहे, तो वो समांतर कहलाती है। या दूसरा तरीका, हम इस पर एक क्या खींचते, इस पर एक हम, है ना, क्या खींचते, ट्रांसवर्सल या एक रेखा खींचते, ओके। तो ये जो हमारी रेखा है जो, ठीक है, इसको ये जो कोण बनाए, अगर ये कोण यहाँ पर कैसे हुए, समान हुए, मतलब यहाँ कोण एक और कोण दो बराबर हुए, तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कहाँ पर है, किसके द्वारा ही बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं पर एक त्रिज्यीय रेखा हम जो खींच देते हैं, तिरछी रेखा जो खींच देते हैं ऐसे ट्रांसवर्सल, तो वो जो कोण बनाएगी वो कैसी होगी, समान होंगे, है ना। तो ये पहचान है, मतलब दो रेखाओं पर अगर हम एक ट्रांसवर्सल खींच दे, एक रेखा खींच दे, है ना, प्रतिच्छेदक रेखा खींच दे, और वो जो कोण बना रही वो अगर समान आ जाए, संगत कोण या एकांतर कोण समान आ जाए, है ना, जैसे ये वाली बहुत सारी स्थितियां उसकी, ये वाले कोण भी समान आ जाए, तो दोनों रेखा कैसी कहलाती है, समांतर कहलाती है। तो ये समांतर रेखा होने की पहचान है ना। तो इसी तरह भी जाओ, ठीक है। अब देखें, ये हमने कहा कि ये पहला कांच का पृष्ठ है PQ, ओके, इस पर हमने अभिलंब खींचा, तो ये अभिलंब यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, I। अब ये इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर है ना, ये रेखा, ये हमारी आपतित किरण हम बना रहे हैं, तो पहला अभिलंब हमने ऐसे खींचा। अब ये रेखा आगे बढ़ रही है ना, इस तरह से, तो यहाँ उसने आपतन को I बनाया। अब ये अभिलंब हम यहाँ भी खींच दे, लंबवत अभिलंब खींच दे, तो ये यहाँ पर भी कैसे कोण होगा, I ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है ना, ये भी, मतलब ये अभिलंब हम कहाँ पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी खींच दे तो कोण कितना ही रहेगा, I रहेगा। यहाँ पर भी खींच दे तो कितना ही कोण रहेगा, I रहेगा, है ना। अब यहाँ पर भी खींचते हैं हम ये वाला, तो ये कोण भी कितना ही होगा हमारा, I होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो इस कोण को हम, इस रेखा को, अभिलंब को हम ऐसे बना रहे हैं, ये वाला अभिलंब, ये अभिलंब हमारा दोनों को काटते हुए जा रहा है, किसको भी काट रहा है, निर्गत किरण, है ना, और किसको भी, ये हमारी आपतित किरण, ओके। तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदक है उनका, है ना। तो अब अगर ये वाला कोण और ये कोण, ये है ना, प्रतिच्छेदक बन गया वो, ये हमारा यहाँ बना देते हैं, जैसे ये हमारी निर्गत किरण, तो ये हमने अभिलंब खींचा, ये कोण और ये कोण अगर बराबर आ जाए, है ना, तो हम क्या बोल देंगे कि ये रेखा और ये रेखा दोनों कैसी होगी, समांतर होगी। तो ये कोण तो हमारे पास कितना आ गया, I आ गया,
है ना, ये कोण हमारे पास आई आ गया, ठीक है। अब हमें ये कोण देखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर आई आ गया तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो ये कोण आई होगा कि कितना होगा, तो वो कोण आई होगा। तो देखें कैसे, ये हमारी कौन सी किरण है ना, ये निर्गत किरण। निर्गत किरण अभिलंब से कितना कोण बना रही है, जो कोण बना रही है वो आई। अभी हमने समझा निर्गत कोण और आपतन कोण समान। तो यहाँ पर ये निर्गत कोण क्या हुआ, आई, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है ये, अभिलंब से, है ना। ये निचले पृष्ठ पर, यहाँ समझिए ये हमारा निचले पृष्ठ पर दो अभिलंब है ना, ये। तो ये इस तरह से आई बना। फिर एक और अभिलंब हमने खींचा है, ठीक है। एक और अभिलंब हमने यहाँ पर खींच दिया है। तो ये कोण ये है ना, ये हमारा क्या ही है, ये हमारा अभिलंब ही है, ठीक है। तो ये भी अभिलंब है, ठीक। तो ये अभिलंब पर कितना कोण बन रहा है, आई। तो ये भी कितना हुआ, आई हुआ। क्यों, कौन से कोण हो गए ये तो हमें पता है कि ये अभिलंब है इस पृष्ठ पर, तो परस्पर ये तो दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। तो ये कोण हमारे क्या हो गए, एकांतर अंतःकोण। मतलब ये कोण भी कितना आ गया, आई। और ये कोण हम पहले देख चुके हैं, ये कितना था, आई था। तो इसका मतलब जो हमारी निर्गत किरण है, ये आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा है, ये आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण, इन पर हमने एक अभिलंब खींचा, एक रेखा खींची। तो ये दोनों पर समान कोण बना रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये हमारी प्रारंभिक आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों कैसे होगी, समांतर होगी। तो ओके, तो ये हमने उससे संबंधित जो बातें कही है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, क्यों होती है, उसको हमने यहाँ ज्योमेट्री से समझा, है ना। और दूसरा कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ओके, हमें यहाँ ज्ञात करना है एक और चीज। देखें तो यहाँ हमारी आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर तो है ना, परस्पर समांतर है, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मतलब वो विस्थापित हो गई है। मतलब एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है कि हमारी आपतित किरण की ये प्रारंभिक दिशा थी, है ना, आपतित किरण की ये प्रारंभिक दिशा। अब कांच के दोनों पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर और दूसरे पृष्ठ पर क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है। तो अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण यहाँ थोड़ी सी मुड़ गई, फिर यहाँ मुड़ गई और वो इस तरह से बाहर आई। मतलब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर तो है, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई एक लंबवत दूरी है ना, उससे कुछ दूरी पर वो विस्थापित होगी। तो इस दूरी को आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा, आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब आपतित किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से थोड़ी सी पार्श्विक मतलब टेंजेंशियली क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है ना, उसी दिशा में जिस दिशा में चल रही है उसके लंबवत दिशा में थोड़ी सी लंबवत विस्थापित हो जाएगी। तो ये जो लंबवत दूरी है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की, इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, है ना। तो हमें यहाँ पर किसके लिए व्यंजक ही निकालना है, ये इसी पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक निकालना है कि प्रकाश किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी विस्थापित हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं डेरिवेशन उस किसके लिए, पार्श्विक विस्थापन के लिए, है ना। तो पार्श्विक विस्थापन ये लंबवत दूरी है किसके बीच की, है ना, आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण के बीच की दिशा, ठीक है। तो नेक्स्ट समझे हम यहाँ पर, है ना, हमें ये जो हमने पद लिखे, जो हमने ये सारी बातें वही लिख दी है। PQRS हमारा क्या हो गया, कांच का गुटका, म्यू हो गया उसका अपवर्तनांक, T हो गई उसकी मोटाई, है ना, AB हो गई हमारी आपतित किरण पहले पृष्ठ पर, और NBA ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण, और BC कांच में चलने वाली किरण है ना। तो ये हमारी अपवर्तित किरण कहलाएगी। ओके,
और फिर दूसरे पृष्ठ पर है ना ये अपवर्तित किरण BC क्या होगी हमारी अपवर्तित किरण। फिर ये दूसरे पृष्ठ पर इसका क्या हुआ, ठीक है, दूसरे पृष्ठ पर हमने अभिलंब दर्शाया है M' से, तो दूसरे पृष्ठ पर ये फिर से अपवर्तित हुई और बाहर निकल गई। तो ये जो CD है, ठीक है, CD है ना, बिंदु का नाम ध्यान दें CD, ये हमारी क्या हो गई निर्गत किरण हो गई। ओके, अब कोण NBA आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। ओके, दूसरा अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, क्या नाम दिया हमने इसका, ठीक है, MBC ये हमारा क्या है R अपवर्तन कोण। ओके, फिर तीसरा बताइए निर्गत कोण का मान हमने दिया है M'CD, ये है I, क्या है ये हमारा निर्गत कोण। और ये जो है CE है ना, आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण के बीच की है ना लंबवत दूरी, इसे हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, CE से हमने इसे दर्शाया है। ओके, तो ये वही सारे पद लिखे हुए हैं, है ना। अब हमें यहाँ निकालना है CE का मान, ठीक है। तो सबसे पहले है ना प्रथम पृष्ठ पर देखें, है ना, कांच के गुटके के, कांच के गुटके के पृष्ठ PQ पर विचलन कोण। ओके, अब विचलन कोण किसे कहते हैं, है ना, तो विचलन कोण जो जैसे हमारी विचलन कोण हमने परावर्तन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, ये हमारी आपतित किरण है। ओके, तो अपवर्तन के बाद है ना, जैसे वायु और कांच मान लें या सघन और विरल मान लें, तो विरल है ना, और ये सघन मान लें, तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, है ना, तो ये उसकी क्या है प्रारंभिक दिशा है ये वाली। ओके, तो ये प्रारंभिक दिशा, ठीक है, और वो इस तरह से मुड़ आएगी, ठीक है, मतलब अपवर्तन के कारण वो इस दिशा पे नहीं जाएगी, है ना, ये वाली दिशा अपनी प्रारंभिक दिशा से जितना मुड़ जाती है, जितने कोण से, उसे हम क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। ओके, मतलब प्रकाश किरण का विचलन होता है अपवर्तन में, ये वाला। तो ये प्रारंभिक दिशा हो गई। ओके, प्रारंभिक दिशा हो गई किसकी, आपतित किरण की, और ये हमारी कौन सी किरण है अपवर्तित किरण। तो प्रारंभिक दिशा और अपवर्तित किरण के बीच का ये जो कोण है, जो हमको क्या बताता है कि प्रकाश किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से कितना मुड़ गई। जैसे प्रकाश किरण यहाँ से है ना ऐसे जा रही थी, अब हमने कहा कि ये कितना मुड़ गई 30, तो 30 अंश का हमारा क्या हो जाएगा विचलन कोण। तो ये हमारा हो गया विचलन कोण, जिसे हम किससे दर्शाते हैं डेल से, और है ना, ठीक है। अब तो विचलन कोण का मान कितना होगा, जो ये वाला है ना, कौन सा हो गया विचलन कोण, यहाँ ये, इसका मान कितना होगा। ओके, तो इसका मान देख लो, इधर बड़े चित्र में इधर बना के समझते उसे, इसी में देख लेते है ना। ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। ये चलो इसको क्लियर बनाते हैं थोड़ा सा। ये प्रकाश किरण का आपतन कोण है ना, ठीक है। अब ये हमारा पूरा कोण अगर आप देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है अभिलंब, ठीक है, और ये प्रारंभिक दिशा। तो ये कोण अगर आई है तो ये पूरा कोण कितना हुआ, ये आई होगा, ध्यान रखना, ये कितना हुआ हमारा पूरा कोण आई। अब प्रकाश किरण अपवर्तित हो गई, ये वाला है ना, कितने कोण पर, आर पर, ये आर पर अपवर्तित हुई है, ठीक है। तो ये वाला कोण हमें बताना है, ये विचलन कोण है हमारा, तो इसका मान कितना होगा। तो पहले तो पूरे कोण का मान देख लो, पूरा कोण अभी हमने बोला कितना है आई होगा, क्योंकि कौन सा कोण है वो सम्मुख कोण। तो आई की ये पूरा सम्मुख कोण है ना, तो पूरे का मान कितना हुआ आई, पूरे कोण का मान कितना हुआ आई,
और इतने का मान कितना हुआ फिर, तो ये पूरा हो गया I, उसमें से ये कितना हुआ R हुआ, तो ये कितना बचा I माइनस R। तो विचलन कोण कितना आता है हमेशा I माइनस R आता है, तो ठीक है। तो ये विचलन कोण का मान आ गया I माइनस R, ठीक है, I माइनस R, ठीक है ना। तो विचलन कोण का नाम क्या आ गया, यहाँ पर नाम भी लिखते हैं उसका, विचलन कोण का नाम दे दिया हमने ये सी बी है ना, ये बी लिखा है, सी ये है ना, बड़े नाम लिख देते हैं सी बी ई, ओके, सी बी ई। तो इसका मान कितना हुआ, सी बी ई का I माइनस R, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये BC का CE का मान निकालना है ना। तो CE, अब CE हमने क्या बताई है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, तो ये लंब हो गया है ना। तो हमारे पास इससे एक समरूप यहाँ पर क्या बन गया, एक समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है ना। कौन सा त्रिभुज बन गया यहाँ पर, समकोण त्रिभुज BCE में। तो BCE में हमें किसका मान निकालना है ना, लंब का। लंब कौन हुआ है यहाँ पर, CE हुआ, तो लंब का मान निकालना है, कोण का मान है। तो समकोण त्रिभुज में हम साइन कॉस इनका उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे इसमें, साइन, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है ना। तो यहाँ ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं हम, BCE में, ओके, BCE में क्या लगा दें यहाँ, साइन। तो साइन क्या हो जाएगा, कोण है यहाँ पर, इसमें देख लेते हैं ना, ये वाले में, ठीक है, यहाँ ऐसे ये BCE, ये हमारा I माइनस R। तो ये हमारा अभिलंब हो गया है ना, ये कोण इस पे बना है, तो ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ओके। तो इसमें साइन I माइनस R, ठीक है। अब लंब कौन हो गया, CE, कर्ण कौन हो गया, कर्ण हो गया BC, ठीक है, CE अपॉन BC, ठीक है। तो यहाँ से CE का मान आ गया BC साइन I माइनस R, ठीक है, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब CE का मान निकालने के लिए है ना, हमें किसके मान की आवश्यकता होगी, BC की, ये वाला BC मतलब जो कांच में पर अपवर्तित किरण है, लेकिन ज्यामितीय रूप से बच्चों हमारे पास यहाँ BC का मान भी नहीं होगा, है ना। हमारे पास क्या BC का मान है ना, अगर किस भुजा का मान देख रहे हैं हम, BC का, तो हमारे पास BC का मान नहीं है ना। लेकिन हमारे पास किसका मान है, हमारे पास यहाँ BM का मान है। BM हमारी क्या हो गई है ना, गुटके की मोटाई हो गई, ओके। तो हमारे पास BM का मान है, लेकिन किसका मान नहीं है, BC का। तो हम इस BC को किसके मान के रूप में लाएंगे, BC भुजा को BM के मान के रूप में लाएंगे, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ ये जो त्रिभुज दिख रहा है BMC, है ना, BMC, इसमें किसका मान निकालना है ना, किसका मान याद करना है, ये BC का, ओके। कर्ण BC हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये तो लंब हो गया, ये मालूम है ना। त्रिभुज को समझे पहले तो ये हमारा ऐसे त्रिभुज को यहाँ बता देते थे, ये बिंदु B है ना, ये दूसरे पृष्ठ पर M यहाँ प्रतिच्छेद किया है, और ये हमारा क्या है, ये C है ना। तो ये अभिलंब है, ये तो लंब हो गया, ओके। फिर कोण किस पे बना है, ये वाली R है ना, इस भुजा पे बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। कौन आधार हो गया यहाँ पे, BM है ना। और ये हमारी तिरछी वो है, तिरछी है भुजा, तो ये क्या होगी,
कर्ण होगी। तो हमें यहाँ कर्ण BC का मान निकालना है, ठीक है, BC का मान इसके रूप में, आधार के रूप में। मतलब हमें किसमें संबंध देखना है, कर्ण और आधार में, या आधार और कर्ण में। तो आधार और कर्ण में संबंध कौन बताता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कौन बनाता है, कॉस। तो ये वाले त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, BMC में हम लगा देंगे कॉस। ओके, तो जिससे हमारे पास BC का मान BM के पद में आ जाएगा, है ना। पुनः समकोण त्रिभुज BMC में, है ना, BMC में क्या आ गया हमारे पास, कॉस, कॉस, ठीक है, कॉस R, ठीक, ये कॉस R क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कौन हो गया, PM, कर्ण कौन हो गया, BC, है ना, कर्ण कौन हो गया, BC। तो हमें यहाँ BC का मान निकालना है ना। तो cos R, BM का मान क्या है, पहले रख दो, BM ये है ना, इसकी मोटाई। तो मोटाई कितनी है, T है, T बटे BC, है ना। तो BC का मान यहाँ कितना आ गया हमारे पास, BC का मान आ गया T बटे cos R, ठीक है। ये इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से BC का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या बन गया यहाँ, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से CE कितना आ गया, BC का मान रख दे T, है ना, साइन I माइनस R बटे में cos R। ये आ गया हमारे पास CE का मान, या cos sec के रूप में लिखते तो T, है ना। cos R को जो हम क्या लिख सकते हैं, बटे cos R को sec, है ना, R sin I माइनस R। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक, आपतन कोण O, ठीक है, उनके बीच की पार्श्विक विस्थापन या पार्श्विक दूरी, ठीक है। तो पार्श्विक दूरी किस पर निर्भर कर रही है ना। सूत्र से देखें यहाँ पर, तो एक T पर, T क्या है, गुटके की मोटाई। तो ये वाली किरण कितनी दूर हटेगी इससे, वो निर्भर करेगा इसकी मोटाई पर। जितनी ज्यादा मोटाई होगी, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन उतना ज्यादा होगा। और दूसरा किस पे निर्भर करेगा, आपतन कोण के मान पे, मतलब प्रकाश किरण किस तरह से आपतित हो रही है इस पर। मतलब आपतन कोण के आधार पर ही किसका मान निर्भर करेगा, R। तो मुख्य दो हम बोल सकते हैं बिंदु के, उसका जो पार्श्विक विस्थापन है वो किस पर निर्भर करेगा, I और T के मान पर, है ना। अब किस तरह से निर्भर करेगा, तो हम उसे विशेष स्थितियों में देखते हैं, है ना। विशेष स्थितियां, पहला यदि प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण गुटके के पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है। ओके, लंबवत आपतित होती है, मतलब चित्र से ऐसे समझे, जो ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई है ना, अभिलंब के समांतर, ठीक है। लंबवत मतलब अभिलंब के समांतर। तो I कितना हो गया यहाँ, 0। तो I 0 हुआ, ठीक है। तो I बराबर 0, ठीक। तो I शून्य हुआ प्रकाश के, तो जो अभिलंब है ना, यहाँ से, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, अगर यहाँ I 0 हो गया, ठीक है, तो प्रकाश किरण यहाँ पर R भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्नेल के नियम से साइन I, है ना, साइन R म्यू। तो यहाँ साइन R कितना हो गया, है ना, साइन I बटे म्यू, ये साइन R ऐसे।
तो साइन आई का मान अगर 0 हो गया है ना, तो पूरे का मान कितना हो गया, ये साइन 0 बटे में म्यू, तो साइन 0 का मान 0, तो साइन आर कितना हो गया 0, तो आर 0 ही होगा, तो यहाँ आर 0 हुआ। फिर जो पहले पृष्ठ पर आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, वो दूसरे पृष्ठ पर क्या बन जाता है, दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण बन जाता है। तो दूसरे पृष्ठ पे भी प्रकाश किरण कैसे आपतित हुई होगी, लंबवत, और लंबवत आपतित हुई है, तो आर 0 है, तो फिर यहाँ पर वापस आई बराबर 0 है ना। मतलब प्रकाश किरण, ठीक है, क्या हो जाएगी, लंबवत अगर आपतित हो रही तो सीधे सीधे इतना ध्यान रखें कि बिना विचलित हुए, जो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए वो निर्गत हो जाएगी, है ना। और निर्गत हो जाएगी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रारंभिक दिशा से उसका कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो पार्श्विक विस्थापन कितना आएगा हमारा 0, तो आई 0 आर बराबर 0, ठीक है। तब सी का मान है ना, यहाँ पर साइन आई माइनस आर, साइन 0 और इसका मान पूरे का कितना आ जाएगा 0, है ना। तो सी का मान क्या होगा तब, है ना, सी विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन सीई, सूत्र में लिख रहे हैं साइन आई माइनस आर बटे में कॉस आर, तो साइन आई माइनस आर का मान कितना हो गया 0, तो सी भी कितना हो गया 0, मतलब पार्श्विक विस्थापन कितना होगा 0 होगा, वो अपने प्रारंभिक मार्ग से विस्थापित नहीं होगी, ठीक है। फिर दूसरा हम ले लें यहाँ पर, यदि, है ना, प्रकाश किरण गुटके के पृष्ठ पर, ठीक है, पार्श्विक रूप से आपतित होती है, ठीक है, पार्श्विक रूप से आपतित होती है, समांतर आपतित होती है, ओके, पृष्ठ के समांतर, ठीक है। तो इस केस में ये ऐसे समझेंगे, ठीक है, अगर ये, है ना, प्रकाश किरण कैसे आपतित होने की बात कर रहे हैं हम, पृष्ठ के समांतर, ये इस तरह से, ये, ठीक है, तो ऐसे आपतित हो रही, तो आई बराबर कितना, है ना, तब आई बराबर 90 अंश हुआ, है ना, आई 90 हो गया, तो आई 90, तब साइन आई माइनस आर, है ना, ये कितना हुआ साइन 90 माइनस आर, ठीक है, और साइन 90 माइनस आर कितना होता है कॉस आर होता है, ठीक है। तब सीई कितना आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर, तो कॉस आर, है ना, और ये तो टी, इसका मान भी कितना हो गया कॉस आर, और ये भी कॉस आर, ये कैंसर, सी हो गया हमारे पास कितना टी, ये उसका कौन सा विस्थापन होगा, अधिकतम विस्थापन होगा, ठीक है, अधिकतम विस्थापन, मतलब पार्श्विक विस्थापन कितना होगा टी के बराबर। अब कैसे जाएगी प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई है ना, तो फिर वो क्रांतिक कोण के आधार पे, तो क्रांतिक कोण के कॉन्सेप्ट के आधार पे प्रकाश किरण ऐसे अपवर्तित हो जाएगी। अभी आप सोच रहे हो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण हम, है ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे अपवर्तित हो गई, फिर यहाँ से वो इस तरह से निर्गत हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का पार्श्विक विस्थापन कितना हो गया टी हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास उसमें पार्श्विक विस्थापन, और ये विस्थापन कब कब कैसे होगा, ठीक है। और तीसरा, है ना,
मतलब प्रकाश किरण अभिलंब ऐसे आपतित होती है तो विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन शून्य होगा। ओके, तो प्रकाश किरण इस तरह से, प्रकाश किरण जो इस तरह से घूमते जाती है ऐसे, मतलब कभी इस कोण पे आपतित हो रही है तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि प्रकाश किरण कैसे आपतित नहीं हो जाती, पृष्ठ के समांतर, और अधिकतम कितना हो जाएगा, टी के बराबर। ठीक है, तो ये रहा जो हमारे पास। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कैसे बदलेगा, है ना। अब हम इसमें यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रतिबिंब है। ओके, प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति हमें वास्तविक स्थिति से कुछ दूरी पर विस्थापित होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं अगला बिंदु, मतलब ये अतिरिक्त है, तो इसमें ये तो हमारा इससे रिलेटेड हो गया। अगला बिंदु हम देख रहे हैं कांच की ये कांच के गुटके से अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, कांच के गुटके से अपवर्तन के पश्चात वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन, है ना, या हम जिसे शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कितना विस्थापन होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो पहले तो समझे कि विस्थापन क्यों होते दिखेगा, इधर होते दिखेगा। जैसे वस्तु बिंदु ए पे रखी है ना, वस्तु बिंदु ए पे रखी है, प्रकाश किरण ऐसे चलकर आ रही है, अपवर्तन हुआ, ये निर्गत होगी, तो ये वाली किरण हमारी आंख पर आएगी, है ना, ये निर्गत किरण है, ये हमारी आंख पर जब पड़ेगी तो हमें क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, चलकर ये इस तरह से पीछे बढ़ा रहे हैं। हमारी आंख को ऐसा आवाज होगा दिमाग को, ब्रेन में, कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो हमें बिंदु ए पे रखी हुई वस्तु कहाँ पर दिखेगी, ए डैश पर। बिंदु ए पे रखी हुई वस्तु कहाँ दिखेगी, ए डैश पर। ठीक है, तो ये वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन हमें दिखेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट कह रहे हैं। तो ये शिफ्ट कितना होगा, है ना, तो शिफ्ट हमें निकालना है जो, तो यहाँ ठीक है, इस शिफ्ट का सूत्र जो होगा वो होगा T1 माइनस 1/μ। अब ये कहाँ से आ गया, है ना, ये कहाँ से आ गया, तो इसको समझना जो, हालांकि ये सिर्फ सूत्र हम उपयोग करेंगे, इसका न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो वहाँ इस सूत्र का उपयोग होता है, जहाँ T होगा हमारे पास गुटके की मोटाई, में होगा कांच का अपवर्तनांक, है ना। लेकिन इसका डेरिवेशन से मैं इसको सिद्ध कर सकता, लेकिन इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए फिर भी हम इसको किसके आधार पे समझ सकते हैं, तो हमने आभासी वस्तु और वास्तविक वस्तु, ठीक है, और आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में जो संबंध निकाला था, है ना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन देखा है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध, उसके आधार पे हम इसको समझ सकते हैं उसी डेरिवेशन से। जैसे हमने क्या माना था तो यहाँ पर कि, है ना, अगर हम पानी में रखी, तो उदाहरण के लिए ये कोई कंटेनर है हमारा, ठीक है, और इस कंटेनर में पानी है, पानी में, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब, मान लो कितनी गहराई पे रखी है वस्तु, h गहराई पे, ठीक है, ये आभासी गहराई वास्तविक गहराई वाले पॉइंट के हिसाब से हम समझ रहे थे ना। तो ये वस्तु h गहराई पे रखी है, कहाँ से, पानी के तल से। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये प्रकाश किरण जब हमारे आंख पर आएगी, ये वाली, तो आंख पर आएगी तो हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसको आगे बढ़ा रहे हम यहाँ से, ये हमें प्रकाश किरण इस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगी, ये वाली, यहाँ से हमें लगेगा कि वो वस्तु, जैसे ये बिंदु O दे दे, वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी, बिंदु I पर। तो वस्तु की स्थिति में थोड़ा सा हमें क्या दिखा, विस्थापन दिखा, है ना, शिफ्ट दिखा। तो ये शिफ्ट हम निकाल चुके हैं आभासी गहराई वाले चैप्टर में।
वहां हमने क्या निकाला था शिफ्ट का सूत्र, एस एच और माइनस 1/μ, जहां म्यू क्या था, जल का अपवर्तनांक है ना। तो बात वही है कि अगर हम इसे क्या रखा हुआ मान ले, इसे हम कांच मान ले, जैसे ये है ना, पानी के आधार पर हमने समझा था। अब ये पानी ना हुआ, ये हमारा क्या हो गया, कांच का गुटका हुआ, और प्रकाश किरण यहाँ, प्रकाश यहाँ रखा है, सॉरी वस्तु कांच के गुटके के नीचे यहाँ रखी है, ओके। तो भी वही स्थिति बनेगी, प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी। मान लो ये पानी नहीं हुआ, ये इसको क्या ही मान लो आप, कांच का गुटका है ना। तो कांच के गुटके के नीचे वस्तु यहाँ रखी है, ओ पर, तो प्रकाश किरण कांच के गुटके में से ऐसे जाएगी, ऐसे है ना। या वस्तु अगर दूरी पर भी रखी हो, ठीक है, तो यहाँ हमने कांच वाले ओवर एग्जांपल में समझा था, वस्तु कितनी गहराई पे रखी थी, एच पे। अब इसको कांच का गुटका ही मान लो, तो कांच के गुटके की मोटाई कितनी थी, टी, तो एच के बदले कितना आ जाएगा हमारा, एच के बदले क्या लिख देंगे हम, टी लिख देंगे ना, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ वस्तु को बिल्कुल कांच के पृष्ठ पर नहीं रखा हुआ दिखाया, वस्तु को कांच के पृष्ठ से दूरी पर दिखाया है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे हम वस्तु को है ना कहाँ पर दूर खिसका देते, तो वस्तु को हम कहाँ खिसका दे, जैसे यहाँ रखा बता दे, चलिए ठीक है, यहाँ दूरी पर, तो प्रकाश किरण यहाँ चलेगी ऐसे, फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, फिर इस तरह से यहाँ जाएगी है ना, फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश किरण को अगर हम ये वस्तु हमारी ना, फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखेगा है ना। मतलब वस्तु ये रखी है, प्रकाश किरण इस तरह से आएगी कि प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा। मतलब वस्तु अगर दूर जाएगी, वस्तु कांच के गुटके के पृष्ठ से दूर जाएगी, तो उसके साथ कौन भी खिसक जाएगा, प्रतिबिंब भी खिसक जाएगा है ना। तो उनके बीच का ये जो विस्थापन है ये हमेशा नियत रहेगा, ठीक है। वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि प्रतिबिंब वस्तु कांच के गुटके से कितनी दूरी पर रखा है, कितना पास में रखा है, वो शिफ्ट सिर्फ इतना ही होगा है ना, इस तरह से। ओके, तो यहाँ इसी सूत्र के आधार पर है ना, मतलब ये सूत्र हमने निकाला है वहां शिफ्ट के लिए, उसी के आधार पर हम कांच को गुटका मान लो इसको, और इस आधार पे ये सूत्र हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जहाँ एच के बदले एच गहराई थी, यहाँ गुटके की मोटाई हो गई है ना। तो ये सूत्र पे जब हम है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता होती है, बस इसका डेरिवेशन कोई हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए। ठीक, तो ये रहा जो हमारे पास कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन और उससे संबंधित पदों की गणना, पार्श्विक विस्थापन और शिफ्ट की, ठीक है। तो इसका जो चित्र बनेगा, जो सिर्फ ये बनाना है ना, ये शिफ्ट इसमें दर्शाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन के लिए ये वाला चित्र बनाना बस, ओके।